वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक उसका दूसरा पार्ट होगा जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अभी चैप्टर शुरू ही हुआ है, दूसरा वीडियो ही है आज। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, तो आज हम सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 2 में जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग, और क्वेश्चंस यहीं से उठाया जाता है अगर सरफेस केमिस्ट्री के बारे में लिया गया है। तो क्या है ये, चलिए शुरू करते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म: The variation in the amount of gas absorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve termed as the adsorption isotherm। ये क्या होता है, यहाँ पे किसी भी सरफेस के द्वारा, वो भी एक एडजॉर्बेंट होगा, उसके द्वारा कितना गैस या कितना कोई सब्सटेंस एडजॉर्ब किया जाता है, कि क्या अमाउंट होता है, क्या वेरिएशन है उसका एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट एनी पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो इसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो जिस टर्म के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं उसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जनरल अगर कह लें सिंपल सी भाषा में कि कितना गैस एडजॉर्ब होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, जिस टर्म में डिफाइन किया जाता है उसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, तो इस पर सबसे पहले जिन्होंने काम किया था वो थे फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट थे। तो दिया गया था इनके द्वारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो फ्रेंडलिच ने जो दिया था इन 1909 में दिया था इन्होंने पहला अपना थ्योरी, गेव एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट एंड प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो फ्रेंडलिच ने 1909 में जो एम्पिरिकल रिलेशन दिया था वो क्या दिया था कि क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, सॉलिड एडजॉर्बेंट, गैस एडजॉर्ब किया जाता है यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट पे एट एनी प्रेशर एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ये रिलेशन दिया था, ये रिलेशन एक्सप्रेस किया जाता है एक इक्वेशन के द्वारा। वो क्या है, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर 1/n। n यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू है वहाँ पे जो एक से अधिक हो सकती है। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर 1/n। एक एक टर्म को यहाँ पे जान लेते हैं क्या होता है। x यहाँ पे जो है, x इज़ द मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द मास m ऑफ द एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट का मास जो है m है, उस पर x का मास, x मीन्स जो हमारा सब्सटेंस एडजॉर्ब किया जाना है उसका मास x बाई एम, मतलब कि अमाउंट ऑफ गैस और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट x बाई एम की वैल्यू हमको ये शो करती है, पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। आई बात समझ में। p और क्या है, p, k और n। p हमारा क्या है, प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है। k हमारा क्या होगा, ये भी एक कांस्टेंट है। और n हमारा क्या है, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है। ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे p हमारा यहाँ प्रेशर है, k और n हमारा कांस्टेंट है। तो k और n जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। The relationship is generally represented in the form of a curve where mass of the gas adsorbed per gram of the adsorbent plotted against pressure। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर और x बाई एम में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो हमको टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के साथ साथ कर्व ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर घटने के साथ साथ हमारा एडजॉर्प्शन पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट बढ़ रहा है। ठीक है, और प्रेशर तो हमारा एक है, प्रेशर एक कांस्टेंट प्रेशर पे ही हम निकाल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रेशर पे हमारा कितना एडजॉर्बेंट हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट पे। तो ये ग्राफ हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक कर्व के द्वारा हमको दिख रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा यहाँ पे वो क्या है, दीज कर्व्स इंडिकेट दैट द फिक्स एट अ फिक्स टेम्परेचर देयर इज़ अ डिक्रीज इन फिजिकल एडजॉर्प्शन विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, एट पर्टिकुलर प्रेशर, मतलब प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द फिजिकल एडजॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ फिजिकल एडजॉर्प्शन घट रहा है। दीज कर्व्स ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे ये पीक जो हमारा है, कर्व हमारा है, एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करता है, अप्रोच करता है एक सैचुरेशन पॉइंट तक। टेकिंग द लॉगरिदम ऑफ द अबव इक्वेशन, इक्वेशन मतलब x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी टू पावर 1/n, इसका हम लॉगरिदम लेते हैं तो हमको एक लॉगरिदमिक फॉर्म में इक्वेशन मिलता है जो कि क्या होता है, log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ये हमारा क्या होता है, लॉगरिदमिक इक्वेशन हो जाता है क्या, log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n इंटू log p। ठीक, द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म can be verified by plotting log x by m on y-axis and log p at x-axis. If it comes to be straight line, the Freundlich adsorption isotherm is valid, otherwise not. अगर हम यहाँ पे इसका प्लॉट और इसका प्लॉट करते हैं, ये y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे, और अगर हमको यहाँ पे जो लाइन मिलती है वो स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, तब जाके हम बोल देते हैं कि फ्रेंडलिच का जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थ्योरी दिया गया था, रिलेशन इनका एम्पिरिकल रिलेशन दिया गया था, तब जाके ये वैलिड होगा। कब, जब वहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, log x बाई एम वाई एक्सिस पे और log p x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, और यहाँ पे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, और स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो कि गिवन था फ्रेंडलिच के द्वारा वो वैलिड हो जाता है। ठीक, चलिए ये तो हमारा फार्मूला का 2 टर्म पता चल गया। अब log k क्या होता है, इंटरसेप्ट, मतलब कि इसको अगर हम आगे प्रोसीड कराते हैं तो वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है, इस पॉइंट से ले ये पॉइंट हमारा ओरिजिन से कितना ऊपर है ये देता है हमको k, log k की वैल्यू, दैट इज़ इंटरसेप्ट। और 1/n क्या होता है, स्लोप, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप मीन्स tan थीटा से हम अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाता है क्या, स्लोप। ठीक, तो यहाँ पे 1/n इज इक्वल टू स्लोप, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/n से हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं और सीधे सीधे हम अपना लॉगरिदमिक इक्वेशन को वैलिड करार दे सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द वैल्यू 1/n। क्या दे रहे हैं, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ 1/n। द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस हैव द वैल्यू ऑफ log k। ठीक है, log k का वैल्यू दे रहा है इंटरसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ द एडजॉर्प्शन इन एन अप्रॉक्सीमेट मैनर, द फैक्टर 1/n कैन हैव द वैल्यू बिटवीन 0 and 1। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का कैसा बिहेवियर है वो डिफाइन करता है, वो एक्सप्लेन करता है एक अप्रॉक्सीमेट मैनर में। और जो फैक्टर 1/n की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहती है, प्रोबेबली ये 0.1 to 0.5 के बीच में वैरी करती है। दस द इक्वेशन 2 मीन्स लॉगरिदमिक इक्वेशन होल्ड्स द गुड ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है कि एक लिमिटेड प्रेशर तक ही ये इक्वेशन क्या होता है, एक वैलिड फॉर्म में होगा और बढ़िया रिजल्ट देगा हमको। ठीक, अब हम यहाँ पे अगर वैल्यू का वैल्यू देखें तो व्हेन n 1/n इज इक्वल टू 0, अगर 1/n की वैल्यू 0 होती है तो x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। एंड द एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, एडजॉर्प्शन हमारा कैसा होगा, प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, प्रेशर का उसके ऊपर फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, प्रेशर हम बढ़ाएं घटाएं या फिक्स रखें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, अगर 1/n की वैल्यू 1 कर दी जाए तो x/m की वैल्यू k इंटू पी हो जाएगा, दैट इज़
एक्स बाई एम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी। वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो एडजॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्प्शन हमारा डायरेक्टली वैरी होगा अकॉर्डिंग टू प्रेशर। प्रेशर जैसा बढ़ेगा तो हमारा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो एडजॉर्प्शन घटेगा। तो अगर 1/n की वैल्यू 1 होती है तब ये होता है, और अगर 1/n की वैल्यू 0 होती है तो प्रेशर से इंडिपेंडेंटली रिलेशनशिप होगा किसका, एडजॉर्प्शन का। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ द कंडीशंस आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। दोनों कंडीशंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। एंड द एक्सपेरिमेंटल isotherms always seems to approach saturation at high pressure. This cannot be explained by the Freundlich isotherm, thus it fails at high pressure. और हाई प्रेशर पे हमारा क्या होता है, एडजॉर्प्शन बढ़ता जाता है सैचुरेशन तक। हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन हमारा ज़्यादा होता है, और यही हमारा क्या आता है, फ्रेंडलिट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं प्रूफ कर पाया, और इसीलिए क्या होता है, हाई प्रेशर पे ये आइसोथर्म का जो थ्योरी था वो फेल हो गया। ठीक। चलिए अब आता है एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज में एडजॉर्प्शन कैसे होता है। यहाँ पे था गैस की बात, गैस का प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन फेज में बात करते हैं तो सॉलिड कैन बी एडजॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑल्सो। सॉलिड्स कैन एडजॉर्ब, सॉलिड जो हमारा सॉलिड भी फॉर्म में जो हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है वहाँ पे उस सॉल्यूशन में एक सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्प्शन हो सकता है। ठीक। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन with charcoal, a part of the acid is adsorbed by the charcoal and the concentration of acid decreases in the solution. अगर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में हम चारकोल डाल देते हैं और उसको हम शेक करते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी कुछ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड का कुछ मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाता है चारकोल के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो थोड़ी लो हो जाती है। Similarly, the litmus solution when shaken with the charcoal becomes colorless. ठीक है, लिटमस पेपर को, लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम वहाँ पे चारकोल के साथ शेक कर देते हैं तो वो भी कलरलेस हो जाता है। क्यों? वहाँ पे लिटमस का जो मॉलिक्यूल है वो चारकोल के साथ एडजॉर्ब हो जाता है। एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड इन द केस ऑफ द एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। क्या क्या है? The extent of adsorption decreases with an increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारा जो एडजॉर्प्शन का क्राइटेरिया है वो घटने लगता है, एडजॉर्प्शन कम होने लगता है। मतलब एडजॉर्प्शन हमारा टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ एडजॉर्प्शन भी हमारा बढ़ता है। तो ये पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम क्या बोल सकते हैं, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना अमाउंट है, उस पर भी हमारा एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, एडजॉर्प्शन कम होगी। ठीक। तो कहाँ कहाँ हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड द एडजॉर्बेट। एडजॉर्प्शन हमारा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट खुद होते हैं कि उनमें कैसा एडजॉर्प्शन होने वाला है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिसाइज द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन इज़ नॉट नोन। एडजॉर्प्शन का जो प्रिसाइज मैकेनिज्म है सॉल्यूशन फॉर्म में वो एग्जैक्टली पता नहीं है अभी तक। फ्रेंडलिट इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन विद द डिफरेंस दैट इंस्टेड ऑफ प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन इनटू द अकाउंट।
जैसा उन्होंने गैस के फॉर्म में दिया था x/m इज इक्वल टू k इंटू पी टू पावर 1/n, वहाँ पे गैस था तो प्रेशर का टर्म लाया था। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो यहाँ पे प्रेशर की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल बी द सेम। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के टर्म में डाल रहे हैं, तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या होने वाला है, x/m इज इक्वल टू k इंटू सी टू द पावर 1/n, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे c हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ व्हेन एडजॉर्प्शन इज़ कंप्लीट। एडजॉर्प्शन जब कंप्लीट होगा तब हमारा यहाँ पे c हमारा वो कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसी का हम लॉगरिदमिक इक्वेशन डालते हैं। ऑन टेकिंग द लॉगरिदम ऑफ द अबव इक्वेशन वी हैव नाउ log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। ठीक है, सेम इक्वेशन है, जैसे प्रेशर हम वहाँ पे गैसियस फॉर्म में दिए थे, अब यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में दे रहे हैं। नाउ प्लॉटिंग द log x/m अगेंस्ट log c, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड विच शोज द वैलिडिटी ऑफ द फ्रेंडलिस्ट आइसोथर्म। यहाँ पर भी हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, log k हमारा इंटरसेप्ट होगा, 1/n हमारा स्लोप होगा, और log x/m और log c के बीच में तो हम ग्राफ खींच ही रहे हैं। ठीक, और ये भी आइसोथर्म हमारा क्या होना है, वैलिड होना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। ठीक, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। द फेनोमेनन ऑफ द एडजॉर्प्शन फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट वंस आर लिस्टेड हियर। बहुत सारे एप्लीकेशन है, उनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने लिस्टेड किए हुई है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम को प्रोड्यूस करने में द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप टू गिव द हाई वैक्यूम। जो एयर के ट्रेसेस बच जाते हैं चारकोल के ऊपर, वहाँ से वेसल में इवैक्यूएट करने के लिए तो वहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया जाता है, जिससे कि हाई प्रेशर को वहाँ पे मेंटेन किया जाता है, हाई वैक्यूम प्रेशर को। ठीक, नेक्स्ट हमारा होता है गैस मास्क। Gas mask, a device which consists of the activated charcoal or mixture of the adsorbent, is usually used for breathing in the coal mines to absorb the poisonous gases. गैस मास्क का यूज़ जनरली हम कोल माइंस वगैरह जो नीचे ज़मीन के अंदर खुदाई होती है, वहाँ पे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, उन्हीं गैसेस को एब्जॉर्ब कराया जाता है इस एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर, जो कि उसी मास्क में अवेलेबल होता है, और वहाँ से जब उस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो किसी भी वर्कर्स को या किसी भी इंसान को वहाँ पे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कोई भी पॉइजनस गैसेस उन तक नहीं पहुँच पाती, वो उसी एक्टिवेटेड चारकोल में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को भी हम एब्जॉर्प्शन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, बट हाउ, लेट्स सी। एल्यूमिनियम एंड सिलिका जेल are used at the adsorbent for removing the moisture and controlling the humidity। सिलिका जेल और एल्यूमिनियम का जेल जो होता है, हम अगर इन्वायरमेंट में खुला रखते हैं, ये एक्चुअली रिएक्शन वगैरह रिएक्शन मीडियम में यूज़ किया जाता है, उस जार के अंदर रख देते हैं, तो क्या होता है कि उस जार के अंदर जितने भी एयर में मॉइस्चर है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ह्यूमिडिटी वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो निकाल लो, कम चाहिए तो डाल दो, तो वो ह्यूमिडिटी वहाँ पे कम कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज़ द रिमूवल ऑफ द कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए एनिमल चारकोल रिमूव्स द कलर्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग द कलर इम्प्योरिटी। कलर इम्प्योरिटी को एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब करके वहाँ से उस इम्प्योरिटी को बाहर कर देते हैं। इन क्योरिंग द डिजीज़, अ नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज टू किल द जर्म्स बाय गेटिंग एब्जॉर्ब ऑन देम। जर्म्स के ऊपर ये एब्जॉर्ब होते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसा ड्रग्स करते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ का केयर करने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट increases the rate of reaction. There are many gaseous reactions of industrial importance involving the solid catalyst. एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट जो होता है हमारा सॉलिड सरफेस जो कैटलिस्ट का होता है उसके ऊपर एड्जॉर्ब होता है और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है। ठीक, अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे गैसियस रिएक्शन हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर कराए जाते हैं और वहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता है, जो कि डिफरेंट
मीडियम में होता है, मतलब कि अगर सॉल्यूशन फेज़ में करा रहा है, गैसेस फेज़ में रिएक्शन है, हम वहाँ पे जो भी रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, मतलब कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो सॉलिड होता है। तो सॉलिड डिफरेंट हो गया, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस हो गया वहाँ पे। तो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस प्लस एडजॉर्प्शन, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन एज अ कैटलिस्ट, manufacture of sulfuric acid by contact process, and use of finely divided nickel in the hydrogenation of oils are the excellent example of heterogeneous catalysis. अमोनिया का जब मैन्युफैक्चर करते तो वहाँ पे आयरन, सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर करते तो वहाँ पर निकल, और हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वहाँ पे भी निकल। तो क्या हो रहा है, एक्सीलेंट एग्जांपल है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का। गैसेस मीडियम ले लें चाहे सॉल्यूशन फेज ले लें, वहाँ पे हम सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हेट्रोजीनियस मीडियम है और कैटलिसिस हो रही है। तो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस एग्जांपल किसका हो जा रहा है, एडजॉर्प्शन का, क्योंकि इसी कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट एडजॉर्ब होते हैं और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कराया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज। Due to the difference in the degree of adsorption of the gases by charcoal, a mixture of noble gases can be separated by adsorption on the coconut charcoal at different temperature. हर गैस का अपना अपना अलग अलग डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे नोबल गैसेस का और अदर गैसेस से उनको अलग किया जाता है। चारकोल से कोकोनट चारकोल यूज़ किया जाता है डिफरेंट टेम्परेचर पे गैसेस को एडजॉर्ब करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अ लो ग्रेड सल्फाइड ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम द सिलिका एंड अदर अर्थी मैटर बाय दिस मेथड यूजिंग पाइन ऑयल एंड एजेंट। फ्रोथ फ्लोटेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मेटलर्जी वाले चैप्टर में। लो ग्रेड मतलब कि जहाँ पे हम ओर में उस पर्टिकुलर मेटल का अमाउंट कम होता है, सल्फाइड ओर है, वहाँ से सेपरेट करने के लिए सिलिका जेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि पाइन ऑयल में एक फ्रोथ जैसा उसको बनाता है, फ्रोथ मीडियम बनाता है। वहाँ पे हमारा उसी मेटल का एडजॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट्स सच एज द सिल्वर हैलाइड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्बिंग सम डाइज लाइक eosine, fluorescein, etc. and thereby producing a characteristic color at the end point. कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि डाइस को एडजॉर्ब कर लेते हैं, तब वो अपना कलर शो करते हैं, जो कि इन पॉइंट को शो करते हैं उस टाइम पे। तो ऐसे डाइस लाइक ईओसिन एंड फ्लोरेसिन उस पर्टिकुलर हैलाइड के ऊपर क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्या होता है ये, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ द एडजॉर्प्शन फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन द एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स। एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है ये, और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस को डिटेल में हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफिक चैप्टर में पढ़ चुका है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख लीजिएगा। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन, बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आज का वीडियो छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो इस वीडियो से रिलेटेड या पिछले किसी भी वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को दे सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन आंसर को वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से एक फ़ायदा आपको ये भी है कि इन सारे वीडियोस का PDF फॉर्म आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, सरफेस केमिस्ट्री के ही। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।